हम सब जानते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में आपको गूगल के नाम पे जाना जाता है। तो चूंकि इस फील्ड में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, इसको जो प्रॉब्लम होता है रिसर्च करना हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेसिकली। ऐसे ही आप 4 टर्म्स डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बिहार यूनिवर्सिटी के रहे हैं। 14 में बहुत सारे नए नए कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एक साल में बीएड होगा तो 2 साल के लिए क्यों करें? एनसीटी को जवाबदेही दिया गया कि आप इसको पूरा टीचर के अपॉइंटमेंट में किस कोर्स के लिए कितने टीचर होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारा इंट्रोड्यूस किया। और 14 रेगुलेशन में एक और कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो अपेंडिक्स 13 में था। 6 महीने का कोर्स होता है, कोर्स वर्क कहलाता है। अच्छा। कोर्स वर्क में पढ़ाई क्या होगी, ये सिलेबस बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं था। ऐसी जवाबदेही दी गई कि आप डीन आप बनाइए। लोग भी समझते हैं कि एल.एन. मिश्रा यानी कि यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट, ए.आर. खान मीन्स एजुकेशन। मुजफ्फरपुर भी आने का इत्तेफाक था कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहते हैं, आपका घर है दरभंगा, आना जाना क्यों, आप यहाँ आइए। आज के डेट में क्या एक भी ऐसा कॉलेज है जो सारे नॉर्म्स को फुलफिल करता हो बिहार में? बिहार की बात आपने कहा तो एक चीज़ अच्छाई और है। एक चीज अच्छा है, कोर्स जो आया जी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, बीए बीएड बीएससी बीएड। आपने सच्चाई पूछा, हमें सच्चाई बताया। आप किसी को खराब जी। लगेगा, अच्छा लगेगा। Hello, Namaskar. This is your host and dost Falak Khan, and I welcome all of you to another episode of Cover Story with Falak Khan, जहां हम उन कहानियों की बात करते हैं जो हेडलाइन से परे होती हैं लेकिन समाज को एक नई दिशा देती है। आज का मंजर कुछ खास है। मेरे मेहमान की कुछ अलग ही मिसाल है, जिन्होंने सिर्फ किताबों से नहीं जिंदगी से भी तालीम दी है, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं एक सोच को रोशन किया है। वो शिक्षा के राही भी हैं और सिस्टम के साथी भी। बिहार यूनिवर्सिटी के वो चिराग जिन्होंने अंधेरे में उजाले की तलाश की है। डॉक्टर ए.आर. खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाले। थैंक यू सर, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं कि आपको, मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में किस नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह हो गया, या आपको गूगल के नाम पे जाना जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के गूगल। मुझे लगता है कि बिहार में अगर किसी को भी एजुकेशन रिलेटेड, ट्रेनिंग कॉलेज रिलेटेड, बीएड एमएड और इन तरीके की जो भी चीज़ें सिलेबस होता है उनके रिलेटेड कुछ भी बातें करनी होती है, मुझे लगता है कि सीधा कॉल आपके पास ही आता होगा। क्या ये बात सच है? ये तो सही है। बिहारी नहीं, यूपी और झारखंड में भी। अरे वंडरफुल। हाँ, इसलिए कि वहाँ से भी लोग आते हैं और जिसको जो प्रॉब्लम होता है रिसर्च करना हो, उनको पीएचडी करना हो या संस्था खोलना हो, तो उसके लिए लोग पूछते हैं, आते हैं। तो ये बात सच है कि आपको गूगल बोला अब जाता जो है? बोलते हैं लोग, लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों तक चूँकि हम लोगों ने काम किया है यहाँ 85-86 से प्रिंसिपल के हैसियत से, चूँकि बीएड कॉलेज में हम काम कर रहे हैं। रांची में भी 11 साल हमने बीएड के हैसियत, प्रिंसिपल के हैसियत से काम किया। जी जी। उसके बाद फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी हमने काम किया। बल्कि फाउंडर प्रिंसिपल हैं, जी जो जी, दरभंगा में है, जी जी वहाँ जो खुला, वहाँ के हम फाउंडर प्रिंसिपल हैं। आज बीएड एमएड चल रहा है। जी उसके जी। बाद बिहार यूनिवर्सिटी आए। तो चूँकि इस फील्ड में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो जो भी इसका नियम बनता रहा, कायदा कानून बनता रहा, एनसीटी अपने हिसाब से, जैसे रेगुलेशन 2 बीएड के लिए रेगुलेशन आया 2002 में, उस वक्त भी हम प्रिंसिपल थे रांची में। फिर उसके बाद रेगुलेशन 2006 आया, फिर उसके बाद रेगुलेशन 2009 आया, उसके बाद रेगुलेशन 2014 आया, अभी 2025 आया है। जी। तो हर बार कुछ न कुछ चेंजेस होते रहे और इसलिए हर उसका लोगों को कन्फ्यूज़न होता रहा, लोग पूछते रहे।
और बीएड खोलने के लिए जब भी पोर्टल खुलता है, लोगों को अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, कितनी ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कहते हैं अप्लाई के लिए। तो लोग पूछते रहे। वन स्टॉप सॉल्यूशन है बेसिकली आप। नहीं बताए लोगों को अब जैसे रूल चेंज होता रहा। जी जी सर, ऐसे एक बार बस मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही आप 4 टर्म्स डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बिहार यूनिवर्सिटी के रहे हैं। मुझे लगता है दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। वो कैसे रहा है कि क्या 4 साल आप लगातार कैसे बन सके, हिस्ट्री आपने क्रिएट कर दी। तो ये क्या कोई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को टक्कर देने वाला कोई अवेलेबल नहीं था? ये क्या ऐसा रहा कि सर 4 टर्म लगातार आप डीन रहे उस यूनिवर्सिटी में? 4 साल तो दो एक टर्म होता है 2 साल का, जी। तो 4 टर्म रहे यानी 8 साल। उसके अलावा बीच में जो टाइम मिलता रहा 1 साल और रहे, करीब 9 साल हम डीन के हैसियत से काम किया। ओह वाओ। और बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत सा जो सुधार कहिए, और डीन होने के बाद 2013 में पहला हमने फर्स्ट टाइम हमको डीन बनाया गया था, क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पर। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम बिहार यूनिवर्सिटी में आए। उस वक्त जो वाइस चांसलर थे, तो उनसे बातें हुई, उन्होंने कहा कि आप सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए आपको डीन होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमको डीन बनाया, और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हमको कि इसमें आपकी ज़रूरत है। तो फर्स्ट टाइम 2013 में हमको डीन बनाया गया, और 13 के बाद 2014 में नया रेगुलेशन आ गया, राइट। तो 14 में बहुत सारे नए नए कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर उसके बाद से फिर 15 में हमको डीन बनाया गया, फिर हमको 17 में डीन बनाया गया, फिर हमको 20 में बनाया गया, फिर हमको 2022 में बनाया गया। जी। तो इस तरह से बनाया गया। और उस वक्त जो बनाया गया 2013 में, तो 14 में रेगुलेशन के लिए अब पहले बीएड 1 साल का था 2014 से पहले। 14 से पहले। अब रेगुलेशन जब 14 आया, तो उस वक्त बीएड को 2 साल कर दिया गया। कोई खास वजह? अब उसको एनसीटी, अब उसको ट्रायल, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक्चुअली स्टेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ने स्पेशली बीएड, एमएड और जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज कोर्सेस हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक जो बनाया वो एनसीटी है। एनसीटी को जवाबदेही दिया गया कि आप इसको पूरा टीचर के अपॉइंटमेंट में किस कोर्स के लिए कितने टीचर होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, ये सारा इंट्रोड्यूस किया। तो बीएड उसमें 2 साल का अब कर दिया गया, और उसके बाद फिर एमएड को भी 2 साल का कर दिया गया। अब उस वक्त डीन थे, तो हमको जवाबदेही दी गई कि 2 साल का कोर्स क्या होगा। 1 साल की जो पढ़ाई होती है उसको 2 साल में क्या पढ़ाया जाएगा? 2 साल में क्या पढ़ाना चाहिए जी। अब आप इसके लिए सिलेबस बनाइए। उसके लिए कमेटी बनाई गई, चूँकि डीन के हैसियत से उस कमेटी का चेयरमैन हमको बनाया गया। तो काफ़ी मेहनत से हम लोगों ने उसको कोर्स बनाया, अप्रूवल हुआ, तो बीएड का 2 साल का कोर्स हुआ जी। फिर उसी रेगुलेशन में एमएड का 2 साल का हुआ, फिर उसके लिए रेगुलेशन के हिसाब से उसको कोर्स को बनाया गया। और 14 रेगुलेशन में एक और कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, ओके। जो अपेंडिक्स 13 में था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक नया था। तो उसके लिए हुआ कि भाई कैसे होगा, बीएड 2 साल का, एमएड 2 साल का, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो हुआ कि भाई ठीक है, 2 साल 4 साल होता है, तब बच्चों के सहूलत के लिए 3 साल में ही एडमिशन लेंगे, जो बीएड भी कर लेंगे, एमएड भी कर लेंगे। लेकिन उसमें शर्त हुआ कि जो पीजी होना चाहिए, एक किसी एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। तो ये सर का इस तरह का कोर्स वगैरह आया। तो हम लोगों ने कोर्स बनाया, उसका सिलेबस बनाया, और काफ़ी इसमें चला जी। लेकिन उसमें एक नियम और बना दिया। अच्छा। तो ये पहले 2009 रेगुलेशन में था कि पीएचडी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जो टीचर है वो एक्सपीरियंस बेसिस पर पीएचडी कर सकते हैं, और जो नेट हैं वो पीएचडी कर सकते हैं।
तो ये सारी क्राइटेरिया को इसने बनाया। अब उसमें 9 रेगुलेशन के तहत तो ये पीएचडी करना, पहले नहीं था पीएचडी, बिहार यूनिवर्सिटी में पीएचडी पहले नहीं था। आप जब आए, जब ज्वाइन हाँ, किया एज ए डीन बिहार यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो उससे पहले कितने पीएचडी मिलते थे, उसके बाद पहले ये जानना नहीं चाहेंगे। के बराबर। और आप अब आए उसमें तो अब फर्क क्या हुआ, 2006 रेगुलेशन में था कि एमए एमएड हैं वो प्रिंसिपल हो सकता है, अच्छा, ओके, क्योंकि पीएचडी नहीं हुआ करते थे नहीं इसलिए। रहते थे। अब उसके बाद 9 रेगुलेशन जो आया तो उसमें कहा कि नहीं, पीएचडी इन एजुकेशन होना दैट इज मस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ओके। तो ये अब कोई मिल नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल। कॉलेज खुले जा रहे थे, तो खैर उस वक्त कॉलेज कम था। ये हमारे बीएड, आज आपके पूरे हिंदुस्तान में 8,600 समथिंग से बीएड कॉलेज है। और बिहार में? बिहार में, बिहार यूनिवर्सिटी में उस वक्त 5 कॉलेज था। ओके। और तो अब? उसके बाद आज के डेट में 61 है। अभी 60 था, एक और का प्रोसेस में था, उसको अभी मिल गया होगा, तो इसीलिए हम लोग 60 ही कहते हैं, 60 जानते हैं। अच्छा, तो ओके। उसमें लेकिन जो शर्त बना दी गई कि नहीं, पीएचडी के लिए एमए एमएड या एमएससी एमएड एंड पीएचडी इन एजुकेशन दैट इज मस्ट, नॉन रेगुलेशन में। तो बड़ी परेशानी होने लगी। लोगों ने कहा कि हम कॉलेज खोल दिया, प्रिंसिपल नहीं मिल रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तब फिर रिक्वेस्ट पर फिर नया रेगुलेशन वही जो 14 में आया, तो बहुत सारे कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें बोला कि तो ठीक है, प्रिंसिपल अगर पीएचडी हैं पेडागोजी सब्जेक्ट में भी, यानी कि मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में भी, तो किसी सब्जेक्ट में अगर पीएचडी है, एजुकेशन को हटा दिया जाए, लेकिन पीएचडी एजुकेशन या पीएचडी इन एनी मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, पेडागोजी सब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके बीएड कॉलेज में एज ए लेक्चरर, फिर 5 साल का होना चाहिए आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्था में, तो 10 साल का था। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। तो क्या किया गया, तो बोला गया कि नहीं, अब आपको 8 साल मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, ये मिनिमम हुआ। और पीएचडी इन एजुकेशन का जो शर्त है उसको हटा दिया जाए, और आपको पीएचडी होना चाहिए किसी भी मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में। मतलब ये लीनियंट किया गया ताकि इतने सारे लोग, कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे। हाँ। तो पहले मैं ना अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो एजुकेशन में जो भी बाइफर्केशंस होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, Yes. तो वो एक बार जो आम जनता को समझ में आए वो आप बाइफर्केट करेंगे। और जो जैसे ये प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर हम बीएड और एमएड और जिसके आप एक्सपर्ट है उसकी बात करें अगर, तो अगर कोई करना चाहे बीएड एमएड, तो क्या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब उनके लिए क्या मून है, क्यों करे वो, और करे तो कैसे करे, और क्या क्या मतलब उनकी आगे करियर के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। सही बात है जो आपने पूछा कि बीएड और एमएड, जी। इसकी बात है, और ट्रेडिशनल कोर्स की बात है। तो जो भी ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं वो यूजीसी से होते हैं। ओके। जैसे एमए किसी सब्जेक्ट में आप हैं, तो आप वो ट्रेडिशनल कोर्स हो गया। बीए हो, एमए हो, ये ट्रेडिशनल कोर्स है। लेकिन जो एजुकेशन की बात आएगी, ये प्रोफेशनल कोर्स हो गया। उस कोर्स के लिए आप वहीं से पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है। बगैर रिकॉग्निशन के आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जो लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो इसीलिए कोई भी नहीं लेता। तो ये एक प्रोफेशनल हो गया जो एनसीटी से होता है, और ट्रेडिशनल जैसे एमए वगैरह होता है। इसमें भी एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, एमएड और एमए, एमएन एजुकेशन और एमएड दोनों पीजी है। एजुकेशन में दोनों पीजी कोर्सेस हैं जी। तो लेकिन एमएड वो जो करेंगे वो एनसीटी से अप्रूव्ड संस्था से करेंगे, और एमए इन एजुकेशन ये जो जनरल जिसके लिए एनसीटी की ज़रूरत नहीं होती है वो एमए करेंगे। फिर कन्फ्यूज़न ये होने लगा कि जब पीएचडी जो हम लोगों ने कराया, करीब 150 हमने पीएचडी लोगों को बिहार यूनिवर्सिटी में नियम से 2009 रेगुलेशन से
उसको करवाया और हमको एक जवाबदेही और दी गई कि एक 6 महीने का कोर्स होता है, कोर्स वर्क कहलाता है। अच्छा। कोर्स वर्क में पढ़ाई क्या होगी, ये सिलेबस बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं था। इसकी जवाबदेही दी गई कि आप डीन आप बनाइए। तो इसका एक सिलेबस बनाया हम लोगों ने, फिर सिलेबस बना करके एक कमेटी होती है, वाइस चांसलर के पास जाता है, तो एकेडमिक काउंसिल में उसमें जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है, अप्रूव हुआ। तो इस तरह से काफ़ी उसमें हम लोगों ने मेहनत किया और आज के डेट में कोर्स वर्क भी जो हो रहा है वो हम ही लोगों को बनाया हुआ है। जी। और एक चीज़ और बताएं, जो भी सिलेबस आपको बीएड का और एमएड का ये हम लोगों ने बनाया, यानी हमारा डीनशिप में हुआ। जी। तो इसी तरह से पीएचडी का हुआ। हाँ, पीएचडी के लिए लोगों को परेशानी होने लगी कि एनसीटी ने फिर कह दिया कि अगर आप पीएचडी इन एजुकेशन नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये जो थोड़े थोड़े दिन पे जो चेंजेस आते चेंजेस हैं, होते हैं, कुछ ज़रूरत के हिसाब से होता है, कुछ ट्रायल एंड बेसिस के। बीएड 1 साल का चलता था, बिना वजह 2 साल का कर दिया गया। बिना मतलब का 2 साल का कर दिया गया। और वो अच्छा, भी उसका मकसद क्या है? जी। मकसद ये कहा गया कि नहीं, जो बीएड जैसे मेडिकल जो लोग करते हैं उनको इंटर्नशिप के लिए एक साथ भेजते हैं, तो वहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, करते हैं, कराया जाता है। तो उसी बेसिस पर हुआ कि जो बीएड कर रहे हैं, जब 1 साल का बीएड था तो उसमें कराया गया कि 40 दिन का कोर्स वर्क ये होता था आपको इंटर्नशिप। तो बच्चे कोर्स 1 साल में पढ़ा भी देते थे लोग और इंटर्नशिप भी कर लिया। और इंटर्नशिप भी हो जाता था और 1 साल बचता भी था। ये एनसीटी ने तो कर दिया 2 साल। उसका तर्क क्या हुआ? तो तर्क ये हुआ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप का मौका मिलना चाहिए, 6 महीना मिलना चाहिए। ये हुआ फ़ायदे के लिए कि अच्छा एकदम ट्रेंड हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा। अच्छे से पढ़ाएगा। तो पहले उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तभी तो इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा और वहाँ जा कर के वो इंटर्नशिप के लिए वहाँ जाएंगे, पढ़ाएंगे, तभी तो उनको एक्सपीरियंस होगा। तो अभी क्या हुआ? तो 2 साल का जब हो गया तो अननेसेसरी 1 साल बर्बाद होने लगा। अब बच्चों को लगने लगा, इंटरेस्ट कम हो गया कि भाई ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करो, बीएड 2 साल का करो, फिर बीएड के बाद फिर एमएड करो 2 साल का, फिर पीएचडी करो, नेट करो, तो आपको नौकरी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर। इतना लंबा जो प्रोसेस हो गया तो इंटरेस्ट घट गया। ओके। 1 साल घट गया। तब फिर हालांकि अभी 2025 रेगुलेशन में फिर इस बात को फील किया गया कि चलो 2 साल की जगह पर 1 ही साल किया जाए, लागू हो गया। अब हालांकि 26-27 सेशन से इसका इम्प्लीमेंटेशन होने का अनाउंसमेंट हो गया है। लेकिन एक चीज़ और हुआ इसमें कि बीएड भी होगा 1 साल का, और जो 2 साल का करना चाहे 2 साल का भी बीएड कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? जो अब 1 साल में हम बीएड करेंगे तो 2 साल वाले क्यों जाएंगे 2 साल में? हाँ, एग्जैक्टली। सोचने की बात जो है। चीज़ 1 साल में होगी तो वो 2 साल क्यों करेगा? इसमें लगता है कि कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट बैठा हो रहा है। दिया, कमिटी एक्सपेरिमेंट बेसिस कर दिया गया। लेकिन जब 1 साल में बीएड होगा तो 2 साल के लिए क्यों करेंगे? बिल्कुल कोई नहीं करेगा, उतना टाइम सोचने की बात है। पास। जी जी। लेकिन ये 2026 से 26-27 सेशन से ये इम्प्लीमेंटेशन इसका होने जा रहा है। अब ये अनाउंसमेंट मतलब एक कोर्स के लिए बेसिकली 1 साल का भी अवेलेबल है, 2 साल का भी 2 साल का अवेलेबल भी है, available और कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस है। एमएड का भी वही हो गया। एमएड भी जब 1 साल का था, बहुत पहले था, हम लोगों के वक्त में भी था। पटना यूनिवर्सिटी के हम प्रोडक्ट रहे, वहाँ से बीएड किया। वहाँ पे भी हम आना चाहेंगे। तो आपकी जो जर्नी है थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, ये आप इस फील्ड में कैसे आए? मुझे लगता है कि दूर दूर तक फैमिली में कोई भी एजुकेशन लाइन में मतलब इस टाइप के कोर्सेज ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि हम पटना यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया साइकोलॉजी में, मेरा साइकोलॉजी था। फिर एमए हमने किया साइकोलॉजी में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर उसके बाद से बहुत सारे लोगों का ये हुआ कि बीएड करने के बाद टीचिंग में जाते हैं या एमएड करेंगे तो प्रोफेसर बनेंगे। अब एक ग्रुप था जो हमको लगा कि ये अच्छा है शायद, तो हम लोगों ने फिर बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में एमएड था, जो पटना यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम था, अभी भी है। एमएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वहाँ, तो वहाँ से एमएड किया। एमएड करने के बाद फिर पीएचडी का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद से हमको रांची में एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल का मौका मिला।
तो जाहिर है कि प्रिंसिपल का पोस्ट था तो अच्छा लगा। हालांकि उसके बाद बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आए थे, मौका मिला था, लेकिन प्रिंसिपल की बात थी तो वहाँ से एक्सपीरियंस हुआ, उसका इम्पोर्टेंस था। तो तो इस लाइन में चले गए रांची। रांची से फिर हमको मिल गया। कैसा डिफरेंस लगा? रांची में आपने एज ए प्रिंसिपल सर्व किया है, मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुझे लगता है, उसके बाद आप बिहार आए, नहीं, बिहार नहीं, इसके बाद से हम वहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल के हैसियत से मेरा हुआ, और उसकी पोस्टिंग जो हुई दरभंगा में हुआ, जहाँ पर फाउंडर प्रिंसिपल के तौर पर भेजा गया। वहाँ इस्टेब्लिश करना, समझिए कि पूरे नए ढंग से वहाँ पर एग्ज़ाम लेना और फर्नीचर और ये जो भी उसके लिए तैयारियाँ होती हैं उसको करना हुआ, और काफ़ी मेहनत से उसको इस्टेब्लिश किया। अलग 3 साल लगभग रहे, तो वहाँ फिर एमएड हो गया। इसी बीच में हम मुजफ्फरपुर आ गए। मुजफ्फरपुर भी आने का इत्तेफाक था कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो वो बहुत ही अच्छे आदमी थे जी। उनका बात विचार व्यवहार अखलाक बहुत अच्छा। मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहते हैं, आपका घर है दरभंगा, आना जाना क्यों, आप यहाँ आइए। हम कहा कि भाई सेंट्रल सिटी में काम करने में और इसमें फ़र्क है। जी। तो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ ये है। तो उनका जो अखलाक था, तो हमने हाँ कह दिया, और हाँ कह दिया तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल के हैसियत से आ गए। तो जब तक वो थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके जाने के बाद भी चला, वहाँ भी यहाँ के भी हम फाउंडर प्रिंसिपल, एलन मिश्रा के जो बी एल एन मिश्रा के भी हम फाउंडर प्रिंसिपल। यहाँ बीएड खुला, यहाँ एमएड खुला। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत से उसको करवाया, लेकिन उसमें उनका सपोर्ट बहुत होता था। तो उनका सपोर्ट रहा, और जो हम लोगों ने कहा किया। तो आज के डेट में तो एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो उसको यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट समझा गया। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे डीन थे इसलिए? हम डीन थे वहाँ के, और सारा पीएचडी का वाइवा वही होता था, इसीलिए यस। वहाँ करीब 150 जो डीन होते थे, उनके चेयरमैनशिप में वाइवा होता था पीएचडी का, और थेसिस की कॉपी उन्हीं को दी जाती थी, वही रखते थे। तो आज भी लाइब्रेरी में है, करीब 150 से ज़्यादा पीएचडी थेसिस वहाँ है। लोग भी समझते हैं कि एलन मिश्रा यानी कि यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट, AR खान मीन्स एजुकेशन। और कोई भी प्रॉब्लम किसी को होता था तो वहाँ पर है। हम लोग कोऑपरेट भी करते थे, और वो यहीं से कोर्स वर्क भी हुआ, लोगों को कराया, और बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है हमारा जी। और जो मदद हो सकती थी किया। अब आप बताइए कि अगर उस वक्त जो रेगुलेशन 17 के तहत इंट्रोड्यूस हुआ कि बगैर पीएचडी के कोई प्रिंसिपल नहीं रह सकता है, अगर नहीं पीएचडी कराया जाता तो 150 से ज़्यादा घर बर्बाद हो जाता। तो लेकिन उस वक्त जो वीसी थे, उनसे हम लोग बात किया, मीटिंग किया, उनको समझाया, उनको कन्विंस किया, रिक्वेस्ट किया। अगर कई बार ऐसा भी हुआ कि वाइस चांसलर तो जनरल फील्ड से आते हैं, ट्रेडिशनल फील्ड से आते हैं, प्रोफेसर हैं तो मान लिया कि कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, कुछ इसमें है, कोई एजुकेशन के तो थे नहीं। तो बहुत सारे लोग बीएड के बारे में, एनसीटी के बारे में, कुछ लोगों ने तो एक आध बार हमसे पूछ भी दिया कि ओ खान साहब ये एनसीटी क्या है। तो ऐसा हुआ, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने साफ दिली से पूछ दिया कि एनसीटी हर जगह ये नियम है। लेकिन अब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग होंगे, जनरल पब्लिक का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर कोई यूनिवर्सिटी का बंदा हो या कॉलेज का बंदा हो और ये पूछ रहा होगा, तो फिर ऐसा देखना पड़ेगा कि बिहार की हालत एजुकेशन में क्या है। सच्चाई ये है कि एनसीटी के बारे में जिस वक्त हम थे प्रिंसिपल, या शुरू में सब लोगों को वाकफियत इसकी नहीं थी, नहीं जानते थे। लोग कहते थे ये एनसीटी क्या है, ये क्या है, लोग जानते नहीं थे। जिसकी वजह से कई एक बार मीटिंग हुई, हमारे एक वाइस चांसलर साहब एक बार हमको बुलाए कि एक काम कीजिए, बार बार हर मीटिंग में कन्फ्यूज़न होता है, चाहे कॉलेज वाले को या इसके लिए जो भी नियम है आप एक बार बता दीजिए उसको अच्छे से। पूरे एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग जो थी, उसके बाद उन्होंने कहा बताइए, बहुत सारा मामला फंसता था।
तो बताया, तो ये उनकी अच्छाई थी, बड़प्पन था जी। कि बोले कि एक बार बताइए क्या क्या नियम है, क्या एनसीटी कहता है, उसमें बीएड खोलने के लिए कैसे है, एमएड खोलने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली एनसीटी ने प्रिस्क्राइब किया था उस वक्त कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए 25। मिनिमम, हाँ, मतलब ऐसा है कि सपोज यस। इस पॉडकास्ट पे अगर कोई सुनना चाहे, हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक जब बेसिक लैंग्वेज में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई इंसान बीएड एमएड कॉलेज खोलना चाहता है तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बेसिक तो ये है कि पहले तो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी देखता है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी देखता है, अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको अगर बीएड कॉलेज खोलना है, एमएड कॉलेज खोलना है, तो कोई ट्रस्ट के अंदर में खोलेंगे या सोसाइटी के अंदर में खोलेंगे। अच्छा। अगर खोले हैं तो फिर आपके कॉलेज के नाम से लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, कितनी नहीं लैंड चाहिए। 2500 स्क्वायर मीटर अच्छा। ओके। बीएड के लिए, ओके। और उसमें बिल्डअप एरिया 1500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, यानी बना हुआ। अच्छा। तो बना हुआ में क्या है, क्लास होना चाहिए 50 बच्चों को बैठने के लिए, 500 स्क्वायर मीटर में बना चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन एक सहूलत दी गई कि ऊपर नीचे करके भी आपको 1500 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया होना चाहिए। ओके। और ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में। फिर हुआ कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के लिए आपको लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब, ये हर मैथ्स लैब, तो इस तरह से वो आपसे प्रिस्क्राइब किया गया कि ये इन सारी चीज़ों को आपको रखना होगा। लेकिन साथ में एनसीटी ने कंडीशन लगाया कि हम रिकॉग्निशन देंगे, रिकॉग्निशन के लिए आपको जब पोर्टल खुलता है तो अप्लाई करेंगे। 1 महीना के लिए पोर्टल खुलता है, हर साल खुलता है। अभी तो 3-4 साल से नहीं खुल रहा है। अभी चूँकि एनसीटी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कुछ कन्फ्यूज़न आ गया है, उसके बारे में बताते हैं। ओके। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि आपको खोलना है, बहुत खुल गया। अब आपके बिहार यूनिवर्सिटी में 5 था, आज 60 है। 60 हो गया। तो उसमें सारा वो हम जब थे उस वक्त, उस पीरियड से हुआ, लोग आते भी थे, कोऑपरेट भी करते थे। उसमें 2 चीज़ होता था कि एनसीटी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो एनसीटी आपको फिर भेजेगी रिकॉग्निशन के लिए। देने के पहले आपको बिहार यूनिवर्सिटी में या जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है उसके इंस्पेक्शन में भेजते थे लोग, उसके लिए कि भाई देखिए, एक टीम बनती थी जिसमें डीन होते थे और लोग होते थे कि देखिए कि जो ज़मीन है कि नहीं। उसके पहले एनसीटी वीटी, विजिटिंग टीम मेंबर को भेजती थी, 2 आदमी को। भाई आपसे उसके लिए वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, बिल्डिंग का, ज़मीन का और पेपर का, ये सब को एनसीटी भेजा, तब आपको रिकॉग्निशन देगा। लेकिन रिकॉग्निशन देने के पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट देता था। ओके। लेटर ऑफ इंटेंट में क्या है, ये सब ठीक है, लेकिन टीचर का अपॉइंटमेंट होना है, फैकल्टी मेंबर्स, यानी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्लस फैकल्टी पोजीशन। जब तक आप टीचर को बहाल करके नहीं भेजते हैं वहाँ, तब तक आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अब तो ये बात हो गई देने के लिए, तो जो लेटर ऑफ इंटेंट देने के लिए, जो उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिलना है, तो वहाँ के रजिस्ट्रार से काउंटर साइन करके उस भेजा जाता है। अच्छा। इतना हो गया, तब आपको रिकॉग्निशन ग्रांट किया जाता है। तो फिर वो चीज़ आता है अफिलिएशन यूनिवर्सिटी में। फिर यूनिवर्सिटी के तरफ से फिर एक इंस्पेक्शन होता है कि जो आपने बताया था ठीक है और हम लोग फाइनल उसको कर रहे हैं। तो जा कर के इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट होती थी, जो वाइस चांसलर के यहाँ जाता है और एक कमेटी बनाते हैं, तब उसको एक अफिलिएशन कमेटी में रखा जाता है। जब ये होता है तब अफिलिएशन कमेटी में रखने के बाद एकेडमिक काउंसिल में जाता है, तब अप्रूव होता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गई। हाँ गड़बड़ी ये हो गई, रिकॉग्निशन तो दे दिया आपने, जी। बहुत जद्दोजहद के बाद, बिल्डिंग देखने के बाद, टीचर देखने के बाद सब, लेकिन एनसीटी ने एक काम नहीं किया कि अच्छा। इस फर्दर जो है आपको रिकॉग्निशन जो दिया, तो टीचर हैं कि नहीं वहाँ, अच्छा, वेरिफिकेशन नहीं किया। ये चीज़ एनसीटी की जवाबदेही है कि बीच बीच में अपनी टीम भेज करके देखिए कि हमने जो भेजा था और रिकॉग्निशन दिया था, तो टीचर है कि नहीं। टीचर होगा तभी तो पढ़ाई होगी। तो ये चीज़ कमी रह गई, अच्छा। बल्कि ये चीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कमी रह गई
तो इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, लूप होल है बेसिकली, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एक लूप होल मान सकते हैं। उसमें दिमाग क्योंकि लगाते हैं लोग, हाँ, दिमाग तो लगाएंगे क्योंकि दिमाग हम लगाए। बिहार अब में बहुत सा हैं। है, आपको बताएं, बहुत सा ऐसा रिकॉग्निशन मिल गया, अफिलिएशन मिल गया, जी। रिकॉग्निशन मिल गया, ये सारी चीज़ें हो गई, क्लास कोर्स चलने लगे, पढ़ाई भी होने लगी। और उसमें एक चीज़ लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि 80% अटेंडेंस होगा तभी आपको सेंटअप किया जाएगा। हम्म। अब इसमें 80% अटेंडेंस के लिए ठीक है, लेकिन टीचर रहना चाहिए। एक चीज़ और गड़बड़ी हुई, पहले एक साल में था 8 टीचर, एक प्रिंसिपल, 7 असिस्टेंट प्रोफेसर। जब 2 साल का कोर्स हुआ तो क्या हो गया, तो उसमें बोला कि 16 टीचर चाहिए, एक प्रिंसिपल और 15 टीचर। अच्छा। ये खर्च तो बढ़ा दिया, कॉलेज का खर्च बढ़ गया। बेचारे कॉलेज करे तो क्या करे, जो पैसे एक साल में आते थे पैसे तो उतने ही आने वाले पैसा उतना ही आ रहा है। हैं। एक्सपेंस अब बढ़ वो गया। कोर्स हो गया 2 साल का। अब उसमें सब सेल्फ फाइनेंस में। एक चीज़ और बताएं आपको कि बिहार में कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, सुनकर ताज्जुब होगा। हम लोगों से एक चीज़ कमी रह गई, जो बहुत बार बार प्रयास कोशिश करने के बाद भी इवन बिहार यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं खुल सका, नहीं खुल गया। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी ओके। जो है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है पटना यूनिवर्सिटी में, इसलिए कि सैलरी उसकी वहाँ मिलती है, वहाँ के स्टाफ से। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। ये अलग बात है कि डीन हमको बना दिया गया, तो फिर हम तो कैसे? एल एम मिश्रा के प्रिंसिपल, अच्छा। तो हमको वहाँ डीन बना दिया गया। इसलिए कि देखना है, जो काम है उसको करना, मदद करना, ये लेकिन करना है। डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। डिपार्टमेंट नहीं हुआ, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, क्या फैकल्टी रीजन? है ही नहीं। क्या रीजन है? रीज़न ये है कि कोई है, सब सेल्फ फाइनेंस में चलता है। अच्छा। सेल्फ फाइनेंस का मतलब है कि जो बीएड का एडमिशन होगा, जो पैसा आएगा, बच्चे जो देंगे, उसी में से आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ फाइनेंस। अब दिक्कत ये होने लगी कि 1 साल की जगह 2 साल हो गया, 2 साल का हो गया, जो पैसा 1 साल में बात था हाँ, तो 2 साल में सेम हो हो रहा। गया, हाँ। तो अब उसमें मैनेजमेंट को भी मजबूरी हो गई, तो उसमें मैनेजमेंट भी सोचने लगा कैसे करें है, तो थोड़ा सा मजबूरी, दिमाग लगाने लगा लोग। जी। एक होने लगा अटेंडिंग, दूसरा नॉन अटेंडिंग। तो ये तो बहुत पब्लिक इसमें है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है कि नहीं, ये कोई उड़ा नहीं चीज़ें सकता। मतलब हम लोगों ने भी जो रिसर्च किया है इतने समय में हमें ये पता चला कि जो आपने बताया अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग, ये बहुत कॉमन चीज़ है बिहार में। तो ये बहुत बर्निंग इशू भी है कि अगर हम ये रख रहे हैं तो लोगों को कुछ अटेंडिंग आ रहे हैं, कुछ लोगों को रख लिया एंड देन बाकी लोगों का कुछ परसेंटेज कट रख के देखिए, इसमें तो नॉन बहुत अटेंडिंग कोशिश में, किया कि सुधार हो, तो ये नहीं पॉसिबल हो सका। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी भी इसमें तो प्रयास फैकल्टीज किया तो है। उठा फैकल्टी सकते का हैं है, ना। सबसे बड़ी बात है कि दिखाने के लिए आज के डेट में जो सच्चाई है, 80% कॉलेज को प्रिंसिपल नहीं है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अब मैं पूछने अब वाली बात थी जो कि है, आज की डेट अच्छा में कुछ हैं हाँ, प्रिंसिपल हैं यूपी के हैं। अच्छा। वो नॉन आदमी अटेंडिंग। यूपी में बैठा है और उसका नाम यहाँ चल रहा है। तो कॉलेज के फायदा ये है कि चूंकि पेमेंट उस हिसाब से करना, 5,000 10,000 दे दिया, हो गया। ओके। और जहाँ पर टीचर 16, देखिए ये बात इसलिए ज़रूरी है कि सुधार आज या कल ज़रूरी है, करना नहीं, चाहिए। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप नहीं, इतने आवाज़ समय से उठाने के रहे लिए तो जब डीन थे, जब तक वह आवाज़ उठाया तो उसमें ये भी रहता था कि कोई खिलाफ ना करे। खिलाफ करने के बाद किसी टीचर को अगर हटा देता है मैनेजमेंट, तो कोई उसका आगे पीछे माँ बाप नहीं है उसको बचा सके। हालांकि हम टीचर एजुकेशन के बिहार टीचर एजुकेटर के हम जो है चेयरमैन भी हैं, ओह, लेकिन मीटिंग होती है, उनके भलाई के लिए बताया गया कि आपको ये करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी टीचर के साथ परेशानी हो रही है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। यूनिटी नहीं है। हाँ, इन लोगों में एक यूनिटी नहीं है। और सेल्फ फाइनेंस वाले लोगों ने एक एसोसिएशन बना रखा है। इवन वाइस चांसलर भी आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ सारे बीएड कॉलेज वाले खड़े हैं। बीएड कॉलेज वाले सब पैसा वाले लोग हैं, एग्जैक्टली। कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो उस पे भी हम आते हैं सर। हाँ, कुछ लोगों का है
ऐसा हुआ कि कुछ कॉलेज ने कुछ पूरे के पूरे ही स्टाफ को हटा दिया, लेकिन वो कोर्स चल रहा है। तो वो वहाँ पर कुछ लोगों ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा उनको, बल्कि केस चल भी रहा है, फैसला अभी तक हुआ नहीं है जहाँ तक हमको तो पता क्योंकि है। अभी जो जो ओनर्स हैं वो लोग तो जाहिर सी बात है पावरफुल है, पैसे वाले लोग हैं, मे बी हाँ। कुछ लोग पॉलिटिकल। नहीं, कहते भी हैं कि एक टीचर क्या करेंगे, कभी हटा देंगे, कहाँ जाएंगे आप, कोर्ट जाइएगा, हमारे पास पैसा है, हम लड़ेंगे, एक से एक वकील है, हम लड़ेंगे। तो जो बेचारा कहाँ से जाए। अब ताज्जुब की बात आप सुनिए, बीएड कॉलेज में जो टीचर हैं यानी प्रोफेसर, उनको क्या मिलता है? उनको 20,000 25,000 मिलता है, जहाँ मिलना चाहिए 50,000 52,000, अच्छा। तो उसको आधा पूरा दे के आधा पैसा ले लेते हैं। देखिए, इसलिए बता रहे हैं जो आप पूछा, तो ये टीचर के हक की बात है। टीचर आवाज़ उठाना चाहिए, आवाज़ नहीं उठा सकते। तो वो रिजाइन क्यों नहीं करते फिर? रिजाइन करें तो कहाँ क्योंकि जाएंगे? हर कॉलेजेस का यही हाल है, सबका ही हाल है, कम से कम हो क्योंकि बेश। उन लोगों की बेसिकली जो यूनिटी हो चुकी पहले है। बहुत अच्छे थे वो भी वही हैं, नहीं, देखा देखिए। लेकिन वो अगर सारे टीचर्स अगर एकजुट होकर बोलेंगे हम लोग इस टर्म्स पे काम नहीं करते कहाँ हैं, जाएंगे? तो फिर कॉलेजेस को भी उनकी तो जरूरत है ना। बल जो आदमी पढ़ाता है, टीचर बीएड कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता है, उस जिसको पढ़ाया जो बीएड कर गया, अब बीएड कर गया तो नौकरी हो गई उसको। तो ये सब बिहार की हालत है। बिहार में अगर या कहीं भी अगर टीचर अगर हो गया वो, तो उसको 50-60 हज़ार रुपया मिलता है, और जो टीचर पढ़ाया उसको मिलता है 20 से 25 हज़ार रुपया। ये दुर्भाग्य है। दैट इज वेरी शेमफुल। और टीचर बनने के लिए क्या है, बीए करेगा, बीएड करेगा, और वो एमएड करेगा, और उसके बाद से नेट करेगा, पीएचडी करेगा। इतना करने के बाद ये पोजीशन है कि उनको 20-25 पैसा हज़ार नहीं मिल रहा है। मिलता। तो बिहार की बहुत ही हालत है। अफसोस की बात है, एनसीटी को भी इस पर देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट को भी इस पर देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनाना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो हुआ सो हुआ, आगे कुछ सुधार हो सके जो पॉसिबल हो। बिल्कुल। आप उसको देखिए, एनसीटी को चाहिए कि देखे कि वाकई जितने कॉलेजेस चल रहे हैं क्या उतना टीचर है। जब टीचर नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाएगा? आप क्या स्टैंडर्ड की बात करते हैं? टीचर को अच्छे से जब तक आप मौका नहीं पढ़ाइएगा नहीं, तो अच्छे से जा कर के लेसन प्लान के लिए पढ़ाएगा नहीं, तो उसको क्या होगा, बच्चों को क्या होगा? क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इतना डिटोरिएट क्यों कर रही है? इस वजह है, क्योंकि आप हम लोग बहुत वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारा ऐसा है कि बच्चे सब क्लास भी नहीं करते हैं। क्लास नहीं करते, पैसे लेके उनको अटेंडिंग दिखा दिया जाता है। ऐसा भी होता है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो जंगल में है, जंगल या में जिसको कहिए कि एक देहात में चौर बस कहते दिखाने हैं, के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दिया वो गया। मजबूरी है। वो दिखाना मजबूरी है, इसलिए कि हमारे ज़मीन होना जो रजिस्टर्ड है, दिखाया गया, एनसीटी देखता है, बिल्डिंग देखता है, लेकिन टीचर की जो बहाली हुई तो रिकॉर्ड में है, सिर्फ रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में है। पैसे थोड़े बहुत जो होंगे पहुंच जाते पैसे कुछ नहीं, बाकी को लिए 10-12 को अपने 2-4-5 टीचर को रखते हैं लोग क्लास के लिए, और बाकी को अपना, चूंकि आप नहीं आ रहे हैं, आप तो टेंशन फ्री हैं, 5-10 हज़ार दे के काम चल गया। तो इस तरह से क्या क्वालिटी होगी? देखिए टीचर्स तो हमारे एक टीचर, देखिए ऐसा भी कोर्स है, मालूम है कि जो आपको पूरे टीचर को हटा दिया गया नहीं है, लेकिन वो कोर्स चल रहा है, इज इट? चल रहा है। कौन सा और कोर्स है? पेपर में अब कोर्स है, अब एमएड भी है। अच्छा। एमएड है जो इतना इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बिना मास्टर ऑफ टीचर्स के, एजुकेशन आप बोल रहे हैं बिना टीचर्स के चल रहा है? चल रहा है, अच्छा। रिकॉर्ड है उसका, और उसमें एक टीचर नहीं है। और सब लोग जानते हैं इस बात को, सब और लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी भी जानती है, एनसीटी भी जानती है, पैसा। और उसमें है कि अपना दिमाग लगा रहे हैं आप। चूँकि उसमें अब क्या कहिएगा, पैसा मेरे पास से कोई उठेगा तो कहाँ जाइएगा? आप हाई कोर्ट जाइएगा या कहीं भी जाइएगा, हम लड़ने को तैयार हैं। हम एक एसोसिएशन भी है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। हम लोग भी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए कि कौन झंझट में किया जाएगा। इतना ख्याल करने के बाद भी तो वो लोग चूँकि किसी को इज्जत भी नहीं देना चाहते हैं। पैसे के भाई सामने टीचर इज्जत को कुछ नहीं चाहिए, पैसा कम या ज़्यादा चलेगा, लेकिन आप इज्जत नहीं दीजिएगा तो उस टीचर को इज्जत के अलावा क्या है? तो उसमें पहले बहुत सा संस्था ऐसा था जो बहुत अच्छा था, जो पहले के लोग थे जो चलाते थे, जो अखलाक था, लेकिन उसके बाद तो लोगों को लगने लगा कि हम हैं, हम ही हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है, होना चाहिए। और बच्चों के हक में
आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बच्चे टीचर बीएड अगर अच्छे से करता है ना, बीएड को अगर अच्छे से कराया जाए तो वो टीचर अच्छा बनेगा। और जो अच्छा टीचर होगा जाकर के स्कूल में अच्छे से पढ़ाएंगे। इस वजह से अब बीएड का इम्पोर्टेंस कम हो गया, हालांकि इसमें स्कोप बहुत है। सर एक बार सवाल फिर से ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे तो बिहार, चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, बिहार हमेशा लाइमलाइट में रहेगा। हमारे पिछले पॉडकास्ट में डॉक्टर अमूल्या सर भी आए थे, तो कुछ मेडिकल की बातें हुई, उसमें भी बिहार हाईलाइटेड रहा। अंदर ले दे के बिहार हमेशा हाईलाइट में रहता ही रहता है, चाहे फॉर गुड रीजंस हो चाहे बैड रीजंस हो। अगर हम आज के डेट की बात करें, आपने इतने सारे रूल्स बताए हमें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतनी लैंड, इतनी रिक्वायरमेंट्स, इतनी लैबोरेटरी, इतने टीचर्स एंड एवरीथिंग। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के डेट में क्या एक भी ऐसा कॉलेज है जो सारे नॉर्म्स को फुलफिल करता हो बिहार में? सच्चाई तो ये है कि नहीं, ऐसा नॉर्म सभी पूरा करते हैं। किसमें? ज़मीन में और बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में, लैब में। ये ऑर्नामेंट्स है, वो सजाने के लिए है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये सच्चाई है। इसलिए कि जहाँ 16 की जगह पर 8 हैं, 8 की जगह पर 4 हैं, तो वो बेचारे नहीं कर पाते हैं, जो सच्चाई है। क्यों नहीं कर पाते? मुझे वो लगता है नहीं कि कर सारे पाते कॉलेज हैं कि ओनर्स टीचर नहीं रिच है, है। उसमें अब प्रिंसिपल है जो एक्टिव होना चाहिए, तो प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल इंचार्ज है, प्रिंसिपल बैठा है यूपी में, और यहाँ पर जो लेक्चरर तो है ये उसको करना इंचार्ज बना नहीं हुआ। चाहते हैं, हो गया। कर नहीं पाते हैं, नहीं, वो करना नहीं चाहते हैं, मे करना बी नहीं पैसा चाहते। बचाना चाहते हाँ, हैं। एक चीज़ है, बिहार की बात आपने कहा तो एक चीज़ अच्छाई और है, सुनिए। एक चीज अच्छा एक है। कोर्स जो आया, जी। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 ईयर्स, जिसको कहते हैं बीए बीएससी बीएड, मतलब बीए बीएड बीएससी बीएड। ये बिहार यूनिवर्सिटी में ही है और किसी जगह नहीं है। मतलब अच्छा। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। ओके ओके। उसकी भी वजह है कि यहाँ पर 4 कॉलेज को रिकॉग्निशन मिला, जो हमारे डीनशिप में ही मिला। और उसके लिए भी फिर गवर्नर के यहाँ से आया कि सिलेबस बनना चाहिए इसका, उसके लिए भी जवाबदेही हम लोगों को दी गई। हम लोगों ने बनाया, गवर्नर को दिया, तब यहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी में रिकॉग्निशन मिला उनको। 4 कॉलेज चल रहा है, 4 जगह चल रहा है। कॉलेज का भी नाम बता देंगे, लेकिन है उसमें। अब प्रमोद शहीद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को मिला, शुक्ला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को मिला, और एक इनको यूएस राय जी का एक कॉलेज है, जो वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। इन सब लोगों को मिला है। ये अच्छी बात है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। तो 4 साल का कोर्स वो है, यानी इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट उनका एडमिशन होगा, जो 4 साल में बीए और बीएड करके निकलेंगे। तो अच्छे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो रही है, आई मीन क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, वो लोग निकलेंगे तो उस लायक बन के निकलते हैं कि हमारे जनरेशन को पढ़ाए, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग टीचर्स, दे आर मेकिंग टीचर्स। बीएड और नहीं, एमएड। तो उसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि आपको बीए करके बीएड करना होता था। यहाँ इंटरमीडिएट, जैसे मेडिकल में है, इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उसी पैटर्न पर ये हुआ कि इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट आप बीए कीजिए और बीएड कीजिए। अब बीएड वाले के लिए एक सजेशन ज़रूर हम देना चाहेंगे कि चूँकि स्कोप बहुत है करने के लिए, अच्छा। बीएड करने के बाद आप चूँकि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देना, थोड़ा मेहनत, अगर कोई जो सिंसियर बच्चा है तो वो अगर बीएड करने के बाद बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम देता है तो उसको बहुत अच्छे पोजीशन पर जा सकता है, एजुकेशन है, डीओ बन सकता है डायरेक्ट। अच्छा। जो डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का है, वो समझिए 4 गाड़ी आगे पीछे चलती है, लेकिन है कि हमको टीचर ही बनना है। तो अच्छा। टीचर बनना है तो जो बनना चाहे, डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बनना चाहे या एजुकेशन फील्ड में कुछ करना चाहे, ऐसे स्टूडेंट हैं, हम मोटिवेट करना चाहेंगे कि मेहनत करो। मेहनत कर करके डायरेक्ट आप इस कंपटीशन से एक अच्छा पोस्ट लो। फिर बीएड के बाद अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप एमएड करो, अगर टीचिंग में जाना है तो, और एमएड करें। एमएड करने के साथ साथ नेट निकालो, नेट निकाल लो, और नहीं तो फिर नेट की बेसिस पर भी आजकल पीएचडी होता है। बगैर नेट की पीएचडी नहीं है, या एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको पीएचडी होगा। अगर वो करता है तो बिहार में करने के लिए नहीं,
जो हमने बताया जी। कि प्राइवेट, देखिए बीएड कॉलेज कहाँ कहाँ चलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में चलता है। स्टेट गवर्नमेंट में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी ज़्यादातर सब है, पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये सब प्राइवेट, जो प्राइवेट है सेल्फ फाइनेंस से, तो पैसा जो आएगा सो मिलेगा, जो सिस्टम यही सब होता है, मजबूरी, ठीक है। कॉलेज है बेचारा, पैसा जितना आता है उसी में देता है, ये अपना दिमाग लगाता है कि बचा के देता है, कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्म टीचर को है, बिल्कुल। जिसका इफेक्ट स्टूडेंट्स पे स्टूडेंट पे ही पड़ता है। जी। अगर वो स्टूडेंट थोड़ा शुरू में ही मेहनत करे और मेहनत करने के बाद वो डायरेक्ट जाए, जिसका डायरेक्ट प्रोफेसर में होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है तो समझ लीजिए उसका स्केल देख लो आप, 1.5 2 लाख से ही शुरू होता है। तो ये अगर मेहनत करे तो वो जम कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन होना चाहिए ये कि है कुछ क्या क्या कर सिंसियर हो सकते जाए, हैं। सिंसियरिटी हो जाए। अब जाता है क्लास में, अगर कुछ नहीं क्लास- जाता है, नॉन अटेंडिंग है, पैसे दे के। अब बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है, जैसे 100 का है तो आप 50 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। अब जो कॉलेज है, जो देहात में है, जो है, जो कोई नहीं देखने वाला है, बच्चे कम आते हैं, तो 100 की जगह पर 50 के दोनों सेक्शन ए बी को मिला के क्लास करता है। क्लास होता होगा जहाँ तब वो भी होता होगा तब, ये तो क्लासेस बड़ी बहुत बात है। कम होते हैं। जी। ये चूंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि कॉलेज का ठीक है जो कर रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान है, पढ़ाई नहीं हो रही। अब उसको भेजा जाता है लेसन प्लानिंग में। आप सुनिए, लेसन प्लानिंग में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, ताकि पढ़ाए, प्रैक्टिस हो, स्टूडेंट्स को। अच्छा टीचर बने। लेकिन वो दिखाने के लिए है, एक On लेटर paper. व्याप्त बनता है, रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड में बना कर करके वहाँ भेजा जाता है, वहाँ से साइन करा कर करके अपना होता है। हाँ, बीच में फिर होता है जो नहीं जाएंगे, जो इंटर्नशिप नहीं करेंगे, जो कमी रह गई, तो उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। फिर कॉलेज में आकर के आपको जमा करिए, वहाँ भी दिमाग लगता है। आप क्लास नहीं किया तो फिर उसका ही पनिशमेंट है। आप अगर उसका एक सिस्टम है, उसको आप जमा कीजिए तो आपका अटेंडेंस पूरा हो जाएगा। तो ऐसे कहाँ कैसे सुधार होगा, आप ही कैसे बताइए। सुधार होगा? सही बात है। हर नहीं हो चीज का सकता। इलाज अगर हम मॉनिटरी पे बात करें, क्वालिटी एजुकेशन नहीं सुधार हो सकता अगर हम सुधार नहीं करना चाह रहे हैं, कभी नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल की सबको बात पता है ना कि हम नहीं जाएंगे, सारा काम होगा, थोड़ा पैसे देके काम अच्छा, अगर उसमें हो जा रहा है प्रिंसिपल नहीं कुछ कर पाते हैं, जो इसलिए कि प्राइवेट जो मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में वो जो मैनेजमेंट चाहता है, ये सारा वो उन लोगों से हैंडल है। प्रिंसिपल कुछ बोल भी नहीं सकते, जी जी। चाहे लेक्चरर क्या करेंगे या प्रिंसिपल का। हाँ, उसमें कुछ 1 2 स्टाफ ऐसे होते हैं, उस तरह से रखा जाता है कि आपका सेंटअप नहीं होगा, कुछ नहीं बोल सकते, आपको यहाँ आके मिलना पड़ेगा, वही समाधान निकालेगा। तो ये सारे जहाँ पर सिस्टम है, तो हमारे समझ से सुधार की गुंजाइश नहीं है। बस चलाओ है, चलाए है। सही बात है। कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो सकता, प्रॉपर टीचर नहीं बन सकता। ऐसे हम लोग बिहार में, बिहार यूनिवर्सिटी में आप इतने समय तक आप रहे डीन, इतने लंबे समय। 9 साल 10 साल जो है हम इतना मेहनत किए, लेकिन जब हमको लगा कि इसमें सुधार हो ही नहीं सकता है, कोई बोल ही नहीं सकता है, अगर आप बोल दीजिए तो आपके साथ 10 आदमी खड़ा हो जाएगा कि इस तरह बोलते हैं, तो भाई क्यों जाए ये लिटिगेशन पढ़ने के लिए, झंझट में पढ़ने के लिए। लेकिन सुधार की गुंजाइश नहीं हो। अच्छे अच्छे वाइस चांसलर लोगों ने अपना दिमाग लगा के रह गए, लेकिन इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं चला। इसमें एक बड़े बड़े वकील लोग हैं पटना में बैठे हुए, कुछ भी मामला होता है तो उनको पकड़ते हैं लोग, और वो कोई भी मामला हो वो अपना फैसला कर करके अपना चलाता है। एक तो पार भरने का होता है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी की तारीफ या शिकायत नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग सच्चाई यहाँ है पर वो है जो दबी हुई, एक्चुअली हम लोगों का मकसद यही है इस पॉडकास्ट के जरिए, कवर स्टोरी हम लोगों ने नाम भी इसीलिए रखा अब है। आपने सच्चाई पूछा, हमने सच्चाई बताया। आप किसी को खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, अगर सही ढंग से अगर करेगा तो उस बेचारे को नुकसान है। कहाँ से बचाएगा पैसा कॉलेज वाला बेचारा बेचारे मतलब है कि अब 1 साल के कोर्स को एनसीटी ने 2 साल कर दिया। अब फिर क्या बात है कि फिर अब 2 साल को 1 साल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जी। तो इसलिए कोई भी चीज़ को लागू करने के लिए उसको प्लस माइनस पॉइंट, बहुत सा कोर्स खत्म हो गया, डीएलएड खत्म कर रहा है। और फिर ये 4 साल का जो हमने बताया आपको, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो था, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम,
जो अपेंडिक्स 13 में था उसको भी ख़त्म कर रहा है। तो लगा कि अब सबके साथ होगा, एक्सपेरिमेंट था, नहीं हुआ। अब नया कौन होगा? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा, जो कहाँ मिलेगा? जो नए ग्रेडिंग ए मिलेगा उसको होगा, या फिर आपको डिग्री कॉलेज जो खोलेगा चलाएगा उसको मिलेगा। अच्छा। अब वो डिग्री कॉलेज जो चलाएगा उसको नए ग्रेडिंग ए मिलना चाहिए, तो कोई खोल ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सब प्रॉब्लम है जो एनसीटी की तरफ से है, उसको सोचना चाहिए। जी, तो बेसिकली आपकी शिकायत मेन एनसीटी से है एनसीटी कि देखिए कुछ हर कुछ दिनों पर रेगुलेशन बना रहे हैं, जी नियम बदल रहे हैं आप, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ को देखना चाहिए ना। उसको मेरा रिक्वेस्ट हुआ है, जी, और आप जैसा नियम बनाइएगा कॉलेज वाला वैसा नियम बना लेगा, अपना नियम अलग से बना अपना लेगा। नियम बनाएगा। कहाँ कहाँ से करेगा बताइए आप? सही बात है, इसीलिए ये लूप होल्स निकाल लेते हैं। नहीं, एनसीटी जो बन गए, जो चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो एजुकेशन के आदमी को बनाइए। अब जनरल फील्ड में आदमी को, जो आईएएस अफसर को बना दिया, ये बना दिया, वो बेचारा तो टीचिंग किया नहीं। तो रूट कॉज वाइस एंड रूट चांसलर भी प्रॉब्लम्स। बनाते हैं, तो वाइस चांसलर के लिए हमने भी अप्लाई किया था। तो मैं वही आना चाह रही थी कि इतना एक्सपीरियंस होने के भाई अब बावजूद 4 साल 5 टर्म रहने के बाद टीचिंग इसमें इतना लंबा, करीब 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। क्या वजह है जो आपने वाइस चांसलर के नहीं, लिए हमने वाइस चांसलर के लिए निकला अप्लाई था, किया? अप्लाई किया था, तो क्यों बल्कि नहीं मौलाना गया? मजहर हक यूनिवर्सिटी के लिए किया था। अच्छा तो उसमें अब जाहिर है कि गवर्नर के यहाँ से होता है। जी, क्या गौ- पॉलिटिकली थोड़ा सा ईडिंग उसमें थोड़ा जरूरी दिक्कत है? तो होता ही है उसमें। क्या मतलब हम लोगों ने जो सुना है कि क्योंकि आपका इतना साल एक्सपीरियंस रहा है, आप यूनिवर्सिटी में इतना नाम है, उसके बावजूद अगर आपको डायनेमिक प्रॉब्लम हो रहा आदमी है को खोज के वाइस चांसलर बनाना चाहिए। एग्जैक्टली तो क्या कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल और पैसे ये सब चीजों में अब बहुत सारी बातें टैलेंट हैं, दब जाती है? कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बोल सकते हैं वो इस कॉमन पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब है जो सारे कहीं लोग ना कहीं ये जानते सब हैं। सच्चाई है, बेसिकली टैलेंट दब जाता है इन सारी चीजों के अंदर। आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, मजबूरी है। अब आपका इतना लंबा कंट्रीब्यूशन, मान लिया मेरे ही कंट्रीब्यूशन है, जी हमारे अंडर में 20 से ज़्यादा पीएचडी प्रोड्यूस हमने किया है, मेरे अंडर में किया है। जी जी और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो कुछ नहीं था, हम जाहिर है मेहनत हुआ होगा, किया होगा। इतना करने के बाद 150 से ज़्यादा हमने पीएचडी यूनिवर्सिटी में करवाया लोगों को, इतना घर बचाया, इतना ये हो गया, उसका सब क्या मिलता है? अगर और लोग होगा दूसरे वर्ड में कह देगा तो गलत ढंग से करते होंगे, कराते होंगे, जो जैसा लेकिन होता है वो वो ऐसा ऐसा दूसरे के बारे में सोचेगा। सोचता है। जबकि हमने 2009 रेगुलेशन से कराया, जी, फिर जो है 2016 रेगुलेशन आया। ऑनेस्टी के लिए तो सर आप जाने जाते हैं यूनिवर्सिटी में हर जगह। अब कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जी। सच्चाई ये है कि हमने मदद करने को प्रायोरिटी दी। जो भी हमारे पास आए, जो नियम बताए, तो हमने उन लोगों को नियम बताया और उसके हिसाब से उन्होंने मेहनत किया, उनको पीएचडी मिला। हम चेयरमैन, उस बोर्ड के चेयरमैन होते थे सिलेक्शन इसमें पीएचडी वाइवा का, तो हमने मदद किया इस मामले में कि भाई उसको कोई परेशानी नहीं हुई और पीएचडी हो गया। आज करके देखिए, इतना चूंकि प्रोसेस होता है, नहीं होता है, दिक्कत होती है। मेरा मतलब है कि एक कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, लोगों का आगे बढ़ना, बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप कुछ करो, सही करो, अच्छा करो। बिल्कुल। आप बिहार यूनिवर्सिटी में इतने समय रहे हैं, वहाँ पे कुछ बहुत सारी कमियां हैं जो हम बात कर चुके हैं। बहुत लोग जानते हैं कि कुछ लॉबिंग भी होती है बिहार में, हर जगह वो चीज़ें भी होती हैं। क्या आपको कभी उन सारी चीज़ों की वजह से प्रेशराइज फील हुआ? यूनिवर्सिटी में सरवाइव करना आसान नहीं। लोग कहते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में आप इतने साल आप सरवाइव कर इतने लिए, सालों तक, इतने टर्म तक डीन कैसे रह गए? कैसे रह गए? हमने कहा कि आप आए, आपको मदद किया, आप आए, आपको मदद किया, आप आए, आपको मदद मतलब आप किया। किसी लॉबी में नहीं हम गए, किसी इसलिए। लॉबी में नहीं रहे, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जी। रहे। हाँ, आप आए, इंसानियत के नाते हमने आपका प्रॉब्लम सुना सही और जो नियम है, रूल है, हमने बताया। और उसमें जो कॉपरेशन की बात होती है, कॉपरेट करने की बात होती है, मैंने कॉपरेट किया। ये ईमानदारी से वो लोग जितने बीएड कॉलेजेस हैं बिहार में या झारखंड में या यूपी में, सभी जगह प्रिंसिपल हैं, सभी जगह पीएचडी जो लोग किए हैं, सब बिहार यूनिवर्सिटी से ही किए।
जिसमें हम लोगों की देन है। बेसिकली आज पीएचडी जो है अलग अलग कॉलेजेस में जो आज प्रिंसिपल हैं, कोई प्रोफेसर हैं, सारे कहीं ना कहीं आपके अंडर से कहीं ही भी कोई निकले हुए बता दे, हैं। ईमानदारी की बात अगर बताए तो वो बता सकता है कि हमने उसको मदद किया कि नहीं किया। जी। अब उसके लिए भीष्म पितामह कहता है या कुछ कहता है तो वो अपना क्या समझता है वो बोलता है, नहीं, लेकिन हम हमने हम मदद लोगों ने किया। जब पता किया तो देखा कि ये तो आज के ज़माने की बात है। उस ज़माने में अगर हम लोग 35-40 इयर्स पहले की बात करते हैं, अब उस ज़माने में बीएड और ये बहुत रेयर लोग नहीं करते था। थे। उस ज़माने में आप गांव से सबको उठा के ज़बरदस्ती आपने बीएड करवाया कि ये अच्छा है, जब तो लोग जानते भी नहीं थे कि क्या अरे आज क्या सारे होगा। वो लोग टीचर हैं दुआ और देते हैं। और वो समझिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसके बेसिस पर सेंट्रल स्केल में वो टीचर हैं। वो गांव के देहात के जो लोग बीएड अच्छे में पैसे कोर्स कमा कर, रहे हैं बड़े तो आप जाहिर है। कमीशन ले लेते। बोले हमारा कट है। नहीं वो कर रहे हैं तो उनका घर चल रहा है, जी जी खुशहाल है जी, वो। बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्केल जो टीचर का है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो स्केल पर लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था के बेसिस पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। नहीं, आपने पता हमेशा से, इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग आपको इतना देखते हैं एक फादर फिगर के तौर पे कि कोई राय लेना हो, देखिए कुछ अब रूल से जिसको बात जो करना हो। कहना है कहे, मदद करने वाले को अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानियत के नाते हमने मदद किया है और आगे भी करेंगे। और ये ज़रूर है कि वाइस चांसलर की बात ज़रूर थी, ख्वाहिश थी हमारी कि वाइस चांसलर का एक टर्म मौका मिले। और चूँकि मौलाना मधुहक के लिए या क्या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, चूँकि एक जितना काम किया है एक डायनेमिक इतना इतना के ज़्यादा हिसाब नॉलेज से। डेप्थ रखने वाले लोगों को तो मुझे लगता है कि इन नहीं, हम सारी लोग चीज़ों से परे होकर ये अगर चूज़ किया जाए कि ऐसे पर्सनालिटी को, इतना एक्सपीरियंस लोगों को अगर चूज़ ना किया जाए। बहुत सा मामला यूनिवर्सिटी का ऐसा आता है, फंसता है तो होता है कि भाई आपके पास इसका वाला क्या था। नियम है इसका बताइए। तो ये नियम हम लोग बताते हैं, चाहे अपॉइंटमेंट में नियम हो या किसी को आगे बढ़ने के लिए सजेशन हो, चाहे उसके अपॉइंटमेंट में हो, उसको पीएचडी करने का हो। अब जैसे अब एक बताते हैं आपको, अब इधर एमए इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन और एमएड दोनों एक चीज़ है। माने एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक ट्रेडिशनल कोर्स। तो जब दूसरे सब्जेक्ट में, मान लिया हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में जो एमए किया उस सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर सकता है, तो एमए इन एजुकेशन करने वाला आदमी एजुकेशन में पीएचडी क्यों नहीं कर सकता? तो वो नहीं करेगा। इसमें कुछ लोग हैं, पर्टिकुलर लोग हैं जो अपना इशू बना करके कि नहीं, एमए इन एजुकेशन करने वाले पीएचडी इन एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं दे। लॉजिक कुछ नहीं है, जो हम कह रहे हैं सो है। अब एमएड करके ही जो जाएगा वो पीएचडी करेगा। एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। ये ठीक है कि जब वो लेक्चरर बनना चाहेगा अगर जनरल डिग्री कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो पीएचडी करेगा वो एजुकेशन में। आप कहते हैं कि बगैर पीएचडी के आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा लेक्चर, तो कैसे बेचारा करेगा? ये समझ नहीं है, ये है कि हमने कह दिया इसीलिए ऐसा होना चाहिए। ये गलत है। एग्जैक्टली। ये कॉपरेशन की बात नहीं है। अननेसेसरी कम नॉलेज रखने की वजह से ये प्रॉब्लम करते हैं। वाइस चांसलर साहब को इतना समझाया मैंने, लेकिन कुछ लोग जाके समझा देता कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो ये सब थोड़ी गड़बड़ी रही है कहासुनी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एमए इन एजुकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, और पीएचडी वो कर सकता है जो पीजी के बाद कर सकता है। तो एमएड के बाद भी कर सकता है, एमए एजुकेशन के बाद भी कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि हो गया कि नेट चाहिए उसके बाद, तो आप नेट करो, या फिर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसको पार करो। तो इस तरह से पीएचडी आजकल ज़रूरी हो गया है अगर एजुकेशन लाइन में रहना है। तो इसलिए ये सब एक कॉपरेशन की बात है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से अपना दिमाग लगाते हैं, और आप टोकिएगा तो उसको लगेगा कि हम जानकार हैं। तो ऐसे लोग हैं, इसको नॉन कोऑपरेटिव कहते तो हैं। बेसिकली वही है, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन फिर भी आपने सबको लेके आप चले, मिला जुला के चले। इसीलिए मुझे लगता है समझा के, मिला जुला करके, उनको बता के कि ऐसा नहीं है, ये नियम है। एक गड़बड़ी और सुनिए आप, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी है।
इस पर ध्यान नहीं जा रहा लोगों का। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि उन लोगों को जानकारी हो। जी। रेगुलेशन 2016, अच्छा। यूजीसी का रेगुलेशन 2016 जो आया वो पीएचडी के लिए हुआ। अब उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि पीएचडी अपने सब्जेक्ट वाले को अपने सब्जेक्ट में ही होना है। यानी कि अब इंग्लिश वाला मैथ को नहीं करा सकता है, मैथ वाला फिजिक्स को नहीं करा सकता है, फिजिक्स वाला फिजिक्स ही को कराएगा। ऐसा आपने सुना है कि उर्दू वाला हिंदी को करा देगा, हिंदी वाला उर्दू कराएगा? ऐसा नहीं है। अभी होता है क्या ऐसा? ये फिर ये एजुकेशन में लागू कर दिया लोगों ने बिहार यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो उसमें वीसी साहब को समझा दिया गया क्या भाई कि नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं है। हालांकि अब ताजुब है जब रेगुलेशन में लिखा हुआ है तो अब एजुकेशन का आदमी पीएचडी करेगा तो कहाँ करेगा? एजुकेशन का जो आदमी है उसी के सुपरविजन में करेगा। उसका गाइड कौन हो रहा है? सोशियोलॉजी का आदमी, फिलॉसफी का आदमी। अब फिलॉसफी का आदमी गाइड कैसे होगा एजुकेशन का? वो आगे चल तो के रेगुलेशन को काट के कैसे फिर चीजें हो जाती हैं? रेगुलेशन का अपना अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन हुआ। इसलिए उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि बीएड में पढ़ाया जाता है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। कहाँ करा के हिस्ट्री का आदमी पीएचडी एजुकेशन में कराएगा? ये गलत इंटरप्रिटेशन है। मतलब बस उसको अपने हिसाब से तोड़ अब मरोड़ उसी दिया गया। बेसिस पर एजुकेशन को लोगों ने ले गए फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। जब फिलॉसफी का हेड या फिलॉसफी का प्रोफेसर आज एजुकेशन का डीन बना हुआ है, जो गलत है करंटली, जो नहीं हो सकता है। अच्छा। तो ग्राउंड बनाया कि जब तक अभी जो कुछ डीन वैसा नहीं थे मिलता है। अभी डीन थे अभी नहीं हैं, जो कुछ फैसला होता है, लेकिन जब तक ये डीन रहेंगे। अब फिलॉसफी के आदमी को सुपरवाइज़र बना दिया गया, राइट? सोशियोलॉजी के आदमी को बना दिया गया। साइकोलॉजी का तो खैर फिर भी पहले से भी था, तो साइकोलॉजी का बना सकते हैं। अब जबकि आपके बीएड कॉलेज में जितने प्रिंसिपल हैं तो वो एलिजिबल हैं, वो पीएचडी इन एजुकेशन है और अफिलिएटेड कॉलेज है, रिकॉग्नाइज संस्था है, तो उसको न दे करके ये एक अपना इंटरप्रिटेशन है जो रेगुलेशन 16 के तहत नहीं है, ये अपने तहत है। ये सारी गलती है, इसको सुधारना चाहिए। या कल होकर के कोई भी जाएगा कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में, अगर उसको नौकरी के लिए तो कहेगा आपने पीएचडी किस चीज़ में किया? तो हमने पीएचडी एजुकेशन में किया। कहाँ किया? तो फिलॉसफी में किया। फिलॉसफी में किया, यस। आपका गाइड कौन था? तो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। मामला यहाँ फंसेगा, उसकी डिग्री पर आँच आ जाए। ये बात नहीं समझ रहे हैं। तो ये बिहार में जो पीएचडी और ये सब करते हैं तो ये लोग बाहर भी जाते हैं जॉब करने के लिए या सिर्फ कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा जा सकते हैं। सकता है। क्योंकि आप पीएचडी अगर होल्डर हो, कहीं पे भी आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आप जा सकते हैं। नहीं, खैर मुझे लगता है कि लूप होल्स तो बहुत हैं। पॉलिटिकल भी कहीं इतना ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हर जगह, मुझे लगता है हर फील्ड में, कि लोग चाह के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को असल स्किप में करना है पड़ता कि है कोई एजुकेशन के आदमी को भी वाइस चांसलर का द्वार बनाना चाहिए, ताकि ये इन सारी चीज़ों को आज ठीक करे। अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एनसीटी क्या है और ये नहीं करेगा ये करेगा। डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जो डिपार्टमेंट आज तक नहीं बना एजुकेशन का। तो ये कैसे? तो फिर बीएड भी करा रहे हैं आप, एमएड भी करा रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ गड़बड़ी है। एक डिपार्टमेंट खोलिए, ये बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है। है। और बहुत कोशिश करने के बाद एक प्रोफेसर पांडे हनुमान जी थे प्रोफेसर, वाइस चांसलर उस वक्त, तो उनको समझाए थे बहुत, तो बेचारे कन्फ्यूज हो गए थे। बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया एकेडमिक काउंसिल में, एकेडमी और सीनेट में, कि ठीक है एजुकेशन डिपार्टमेंट फैसला लिया गया, लेकिन फिर वही कुछ लोगों के बीच में पड़ जाने से डिपार्टमेंट एजुकेशन का नहीं खुल सका। नहीं, तो ये अगर ये चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में ये कंसीडर चीज़ें किया को जाना चाहिए, कंसीडर हाँ, किया होना जाए। चाहिए। और जो भी मुझे लगता है कि आप तो ऐसे गूगल हैं, तो मुझे लगता है कि कितना भी बात करेंगे और बहुत बातें
होती रहेंगी। तो आगे हम लोग फिर एक अलग से एपिसोड रखेंगे इस चीज़ों के लिए और बातें आगे बढ़ाने के लिए। और हो सकता है कि जो आज लूप होल्स हमारा डिस्कशन हुआ है हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से बाहर आए और लोग सपोर्ट करें। जो जो चीज़ें आपको लगी कि चेंजेस होनी चाहिए, जो जो चीज़ें कमियां हैं एजुकेशन में, बिकॉज मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि आप लोग टीचर्स बनाते हैं। यस। तो वो टीचर्स अच्छे नहीं बनेंगे, क्वालिटी एजुकेशन बाहर नहीं निकल के आएगा, तो आने वाली जनरेशन उसको खतरा है, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल देश को खतरा है, अच्छा डायरेक्टली टीचर इनडायरेक्टली। तभी होगा जब बीएड अच्छे से करेगा, तभी वो जब वो अच्छे अच्छा से स्टूडेंट पढ़ाएगा। होगा। तो जब वो खुद जी। ही नहीं पढ़ पा रहा है, पढ़ा पा रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? इसीलिए ये बिहार में मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में कुछ 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले ये न्यूज़ भी आया था कि एक ऐसे स्टूडेंट टॉप कर गया था, मुझे लगता है, हाँ। जिसको अपने सब्जेक्ट का भी नाम उस रिगार्डिंग बहुत केसेस भी हुए, इन्वेस्टिगेशन भी तो हुए, वैसे लोग लोग का अंदर बाहर है। करते रहते हाँ हाँ, हैं। वो सब बल्कि इसमें हम के पाठक जी जी, आप को हमेशा उनका नाम लेते हैं। जी अप्रिशिएट जी। करेंगे हाँ हाँ। कि उनके आने से काफ़ी बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया, सारे बीएड वाले लोगों को मौका दिया, बीपीएससी के सिस्टम से एग्ज़ाम दिलवाया, रिज़ल्ट करवाया, अपॉइंटमेंट करवाया और सैलरी भी शुरू करा दिया और पोस्टिंग भी करा दिया, ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो। टीचर लोग बहुत घबराए थे कैसे होगा, लेकिन आज कहते हैं कि अच्छा हुआ। के पाठक की वजह से हुआ। तो ये दूसरे लोग आए, वो लोग भी अच्छे थे, लेकिन वो जो बोल्ड स्टेप उठाता था, आज इतने टीचर स्कूल में हैं, इतना पैसा लोगों को मिल रहा है, इसमें हमको तो लगता है कि इसमें काफ़ी वो बोल्ड है, काफ़ी वो एक्टिव। ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को अच्छे जगहों पर सुधार के लिए भेजा जाना चाहिए। जी जी। बेसिकली मतलब कहते हैं ना एक शेर, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। सही तो है। बेसिकली ये मुझे लगता है इस सिचुएशन पे एजुकेशन जो चल रहा है वो सही काफ़ी है। सूट करता है सिचुएशन को। बट हम लोग यही बस प्रे कर सकते हैं कि नहीं, ओवर हम द पीरियड एक ऑफ बार टाइम। फिर जी। सजेशन देना चाहेंगे, रिक्वेस्ट भी करना जी। चाहेंगे सभी बीएड कॉलेज वाले को कि जो दिमाग लगाना है लगाइए, लेकिन टीचर को आप अपॉइंट करते हैं उसको इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए। पैसा कुछ कम बेसी देते हैं मजबूरी से, वो अलग बात है, इज्जत दीजिए, राइट। और एनसीटी से रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं, ऐसा नियम बनाइए जो स्टेबल हो। और नियम को याद करते करते आदमी परेशान है, चेंजेस होता रहता चेंजेस है। होते रहते हैं। जी। आपने 2 साल बनाया, फिर 1 साल कर दिया, सारे कोर्स को ख़त्म कर दिया। अब आज के डेट में अगर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड था वो ख़त्म हो गया, तो ये सब की ज़रूरत ऐसी नहीं है। हाँ, आपने एमएड को रेगुलर कोर्स में भी कर दिया, पार्ट टाइम भी कर दिया, फुल टाइम भी कर दिया। इन सबको सोचने की जरूरत है तो basically। ऐसा नियम बनाइए कि उस बेचारे जो डिग्री होल्डर हैं उनकी इज्जत बरकरार रहे, और ऐसा कुछ कीजिए जो थोड़ा सा अच्छा रहे। इसके लिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो फील किया है, जो देखा है, जो सच्चाई है, अब आपने पूछा, हमने बता दिया। अब इसमें कोई बुरा भी मान सकता है, कुछ उसमें। नहीं, सच्चाई जब सामने आती है तो फिर वो बहुत लोगों आपने के कहा कि सच्चाई बोली, हमने बोल दिया। नहीं नहीं, सच्चाई हमारे पॉडकास्ट का बहुत मेन मकसद ही है कि जो दबी हुई सच्चाइयाँ हैं हम उनको उभार के ला सके, जो हेडलाइन से दब जाती हैं चीज़ें हम उनको उभार के अपने माध्यम से नहीं लोगों नहीं, तक पहुंचा सच्चाई के लिए सके। कभी मत दबिए आप। जी और जो सच्चाई है उसमें अच्छाई है। जी। लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस काम को करने के लिए कभी भी सच्चाई से दबना नहीं है। हाँ, कहीं कहीं होता है कि सच्चाई बोलिएगा तो फिर आपको आपके खिलाफ भी एक्शंस। हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन खिलाफ क्या, सच्चाई सच्चाई है, उसमें नहीं, होना उस चीज़ का चाहिए। तो डर रहता ही है। खैर मुझे लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि सर ने जो जो बातें बताई, और अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरी आप मेंशन कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आपने किताब भी लिखी है, यस, राइट? हमारी उसके एक बारे किताब है। में क्या है? हमारी एक किताब है जनरल साइकोलॉजी, मॉडर्न जनरल साइकोलॉजी। जी। तो बहुत ही अच्छी, करीब 826 पेज की है वो किताब, जो बीए के लिए भी है, एमए के लिए है, साइकोलॉजी वाले के लिए। और उसमें जितनी चीज़ें हैं वो बीएड में भी पढ़ाया जाता है, वो एमएड में भी पढ़ाया जाता है। वो जितने एजुकेशन वाले हैं,
चूँकि एक साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो एजुकेशन में पढ़ाया ही जाता है। तो प्लीज़ मुझे लगता है जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो किताब जाएँ मार्केट में मॉडर्न लें, जनरल साइकोलॉजी, बिल्कुल पढ़ें। यस, ए आर खान करके जी, है, जी। अजीज़ुर रहमान खान के इसमें है, सुलेमान एन खान करके नाम किताब है वो। जी, जी। तो ज़िंदगी की सबसे प्रभावित करने वाली कोई किताब ऐसी जो आप रिलेट कर सकें, जो आपको अच्छा गो टू लगे, जब मन किया खोल लिया? मुझे लगता है कि आपके लिए तो जो यूनिवर्सिटी, एनसीटी ये सब की जो नॉर्म्स वाली किताबें होती होंगी, आप उसी में रहते होंगे बिज़ी। नॉर्म्स देखिए, नॉर्म्स को पढ़ना, समझना, दिमाग में बैठाना जी। वो आसान नहीं है। एक-एक चीज़ को अगर कोई पूछता है, बताना है तो बारीकी से जब तक दिमाग में नहीं बैठाइएगा। अब हमसे 2002 का रेगुलेशन पूछिए, हम बताएँगे आपको। जी। 2006 का देखा रेगुलेशन है, हमने। हमने बताया जी, हम जी। आपको। 2009 में क्या-क्या अच्छाई थी, क्या-क्या परेशानी थी, वो बताया। हुँ, फिर आपको 14 का बताया, फिर आपको 16 का बताया, फिर 17 का रेगुलेशन, फिर 2025 का इसमें से कोई भी रेगुलेशन किसी को ज़रूरत होगी, कोई डिस्कस करना चाहेगा, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। प्रिंसिपल का जो पोस्ट होता है, वो टीचिंग का भी है और एडमिनिस्ट्रेशन का है। ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचिंग में तो टीचर लोग हैं। चैलेंजिंग क्या लगा ज़्यादा? दोनों चैलेंजिंग लगा या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर हम चैलेंजिंग? तो रेगुलर वे में क्लास लेते रहे। हुँ, हम मानू में भी थे, तो रेगुलर वे में हम क्लास लेते रहे और यहाँ भी जहाँ-जहाँ रहे, जो भी मशगूलियत रहे, लेकिन क्लास रेगुलर वे में लेते रहे, इसलिए कि उससे पढ़ने-पढ़ाने का सिलसिला रहता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, जी, जहाँ जैसी ज़रूरत हो, उसके हिसाब से उसका चीज़ें इस्तेमाल करिए। किया जाए। और सबसे बड़ी बात है एडजस्टमेंट। दूसरे देखिए, हम आपका ख्याल करेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये ख्याल कर रहे हैं, अच्छी राय बता रहे हैं। हुँ, तो आप लाख भी कोई अगर बुरा चाहेगा तो क्या बुरा चाहेगा, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपको अच्छाई के लिए खड़े हैं। जी, तो जी। इसलिए मेरा ख्याल है कि टीचिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिहार यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी किसमें ज़्यादा जज़्बा है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी तो शुरू से मतलब वो उसका एक अपना रेपुटेशन रहा है, और अभी भी? अभी भी है। ओके। और बिहार यूनिवर्सिटी चूँकि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था और उसमें से बहुत कट-कट करके बना है, मिथिला बना, ये जितने भी नॉर्थ बिहार में यूनिवर्सिटी बने हैं, खुले हैं, सब ये बिहार यूनिवर्सिटी से कट के बना, ये बढ़ा। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो एक दायरा है, जो पहले था, अभी भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। उसका रेपुटेशन, उसका स्टैंडर्ड मतलब आप अब कह रहे हैं थोड़ा कि बहुत। पटना यूनिवर्सिटी में ज़्यादा जज़्बा है बेसिकली। बिल्कुल। तो मैं बस एक टेक अवे मैसेज लेना चाहूँगी आखिर में आपसे, जो आप चाहते हैं कि बिहार के एजुकेशन में बदलाव आए, जो आप एक विजन देख रहे हो और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक डीन रहे, अपना एक विजन होगा कि ये चीज़ें चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आपने करी और कुछ चेंजेस जो शायद आप नहीं कर पाए हों, क्योंकि बहुत लंबा मुझे लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है। तो वो एक विजन जो आप चाहते हैं हो, आप देखना चाहते हैं बिहार में एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम एक बार हमको वाइस चांसलर बना दो। इसलिए कि डीन के बाद वाइस चांसलर ही का पोस्ट होता है। उसके बाद विजन है, मुझे लगता है कि एक ऐसा पोजीशन की ये ज़रूरत सारी है चीज़, अंदरूनी चीज़ हम जान रहे हैं और आप ठीक कर सकते हैं। और उसको ठीक कर सकते हैं। जी, और वाइस जी। चांसलर ही ठीक कर सकता है। आप बताइए, बिहार यूनिवर्सिटी की बात या जहाँ की बात, अगर वाइस चांसलर अगर चाहे तो क्या ये कॉलेज सब जितने गड़बड़ी कर रहे हैं नहीं सुधर सकता? सही बात है, उनकी एक स्ट्रिक्ट डिसीजन क्योंकि भाई, पावर आपको है। वो अफिलिएशन दे रहा है जी, और उसके अगर आप में गड़बड़ी है तो एक लेटर लिख देगा एनसीटी को, आपका रिकॉग्निशन जो है विड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा? आपके पास टीम है, इंस्पेक्शन टीम है, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं, प्रॉक्टर हैं, ये सारे लोग हैं, डीन हैं, दूसरे फैकल्टी के। आप एक टीम बना के भेजिए तो। स्ट्रिक्ट होगा तो मुझे कह लगता के है मत सब। जाइए। अच्छा। आप अचानक पहुंच जाइए और आप टीचर का लिस्ट मांगिए, टीचर का अटेंडेंस देखिए। सुधार के लिए तो ये करना होगा और ये वाइस चांसलर चाहे तो कर सकता है। ये अंदरूनी बात, गहराई जो बात है, एक बार बीएड सुधर गया
कॉलेज वाले लोग सुधर गए तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर बीएड के या टीचर पर या स्कूल में पड़ेगा। जब स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी तो आप समझ सकते हैं सब उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कैसा होगा। चेन है बेसिकली, Yes. सब एक चेन है सब। जो लंबा एक्सपीरियंस हमारा रहा है तो हमने बहुत ही गहराई से उसको देखा है, अंदरूनी देखा जो है। महसूस किया है बहुत आपने। सारे हालात की वजह से आप आदमी नज़रअंदाज किया है, चाहते हुए भी नहीं कर पाया है, लोगों के दबाव में आके, ये हम फील करते हैं। लास्ट में भी यही हुआ कि बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत परेशानी हो रही है, तो फिर हमको बोलना पड़ा कि ये सब गलत है, जो गलत है वो गलत है। तो ये सारी बातें हैं। यू चूज टू बी, मतलब एट सम सिचुएशन कि आप वॉकआउट करना ज़्यादा पसंद करेंगे कि उस अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे आप साथ देने से बेहतर है कि आप सोचें कि नहीं, यहाँ से वॉकआउट कर लिया जाए तो बेहतर ये है। है और उसमें सुधार की गुंजाइश है। ये फील करना चाहिए उन लोगों को जी। कि जो गलत है सो गलत है, सच्चाई सामने आती है। नहीं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे लगता है कि जो आप विजन देख रहे हैं बिहार एजुकेशन की, जो कमियां आपने इतने सालों में देखी हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आपको और वो सारी कमियां आप पूरी कर पाए, हमारी तरफ से ऑल द चलिए, बेस्ट। मौका मिलेगा तो हम लोग सुधारेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, इतनी वंडरफुल बातें हमसे शेयर करी, इतनी एजुकेटेड बातें हमसे शेयर करी। तो एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से प्रेजेंटेड बाय पिस्ता हाउस पटना आपके लिए सर। थैंक यू। थैंक्स। होपफुली सर नेक्स्ट जब हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हो तो हम लोग आपको एज अ वाइस चांसलर हम लोग आपको यहाँ इनवाइट करें, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से दुआ है। ये था हमारा कवर स्टोरी विद फलक खान का एक नया एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। देखना ना भूले कवर स्टोरी विद फलक खान, प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय FK मीडिया एंड प्रोडक्शंस। सी यू सून।